गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी छात्र और छात्राओं का सृष्टि क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हीरोन का सूत्र है, इसमें हम पार्ट 1 में हम हीरोन के सूत्र से संबंधित जो यह हीरोन का सूत्र आता है वह त्रिभुज से रिलेटेड आता है, तो उसके बारे में हमने चर्चा कर दिया था। आज हम बताएंगे त्रिभुज का परिमाप, मतलब हीरोन का क्षेत्रफल बोले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का परिमाप कैसे होता है। सपोज करिए हमें निकालना है त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग, यानी यदि आपसे कोई पूछे कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है तो आप बताएंगे तीनों भुजाओं का योग। एक फिगर के तौर पे हम बता रहे हैं। सपोज करिए यह एक त्रिभुज है ए बी सी। ये भुजा मान लीजिए ए, यह भुजा मान लीजिए बी, यह भुजा मान लीजिए सी। यदि आपसे कोई पूछ दे, सपोज करिए ए बी सी और ए बी सी, ऐसे जो ऊपर कैपिटल लेटर में है और नीचे स्मॉल लेटर में है, इस फिगर को देख के बताइए कि ए बी सी क्या है और ए बी सी क्या है, स्मॉल। तो यहाँ पे ए बी सी शीर्ष बिंदु है, इसको आप ऐसे भी दर्शा सकते हैं, माना कि ये कोण है और ये जो ए बी सी है वो भुजा है। तो त्रिभुज का परिमाप जो होता है इन्हीं तीनों भुजाओं का योग होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ए बी का मान क्या मैंने माना सी, प्लस बी सी का मान मैंने माना ए और प्लस सी ए का मान मैंने माना है बी। इसको आप लिख सकते हैं ए धन बी धन सी, क्योंकि योग के क्रम विनिमय नियम में मान बदलता नहीं है। अर्थात त्रिभुज का परिमाप यदि आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे कि त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू तीनों भुजाओं का योग। अब ये ध्यान दीजिएगा, कोई पूछ रहा कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, ध्यान दीजिएगा, कोई आपसे पूछ रहा है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। देखिए, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो, वो सभी भुजाओं का योग होता है उस त्रिभुज का परिमाप। बट उसको साइड में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप यदि पूछते हैं तो आप क्या करेंगे। आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होती है, अर्थात हम लिख सकते हैं ए धन ए बराबर क्या 3। अर्थात समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है 3 गुणे भुजा। कोई पूछकर ये तो मान लीजिए विषमबाहु त्रिभुज का हो गया जो कि अलग अलग है। समद्विबाहु त्रिभुज का कोई पूछ दे, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, कोई आपसे पूछ रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो आपको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है। सपोज करिए ए और ए बराबर, सपोज करिए मीन्स ऐसे हम लिखते हैं a इक्वल टू ए इज नॉट बी, और एक लिखता है b इक्वल टू बी इज नॉट ए। ऐसे सपोज करिए ये मतलब a जो a माना गया है, ये जो b माना गया वो c के पास है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a इज नॉट b इज इक्वल टू c। ऐसे मतलब a b के बराबर नहीं, बट b ऐसे नहीं हो सकता। मीन्स यहाँ पे हम सीधे सीधे आते हैं, यदि मान लेते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो हम लिख सकते हैं अगर a बराबर है तो 2a धन b हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि उस त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हो गया। अब यदि कोई पूछ दे कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। समद्विबाहु समकोण, पहले समद्विबाहु समकोण त्रिभुज
का परिमाप क्या होगा। इसको निकालने से पहले सबसे पहले तो हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है। मान लीजिए कि यह ए है और ये मान लीजिए कि आपका ए है, सपोज करिए, क्योंकि समद्विबाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर होती है। और अब ये सी है, मान लीजिए ये बी है, बी बराबर ए, क्योंकि दो भुजा बराबर होती है। तो यहाँ पे ए बी सी, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री है, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से ए सी बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर धन ए स्क्वायर, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर जो है अंडर रूट में वो बाहर हो जाएगा, तो ए सी बराबर ए अंडर रूट 2, ठीक। और यह ए और यह जुट जाएगा, अर्थात इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 2a प्लस ए अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये शॉर्टकट सूत्र लिख रहे हैं हम। अगला सपोज करिए, यदि बोल दे समकोण त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करिए, बोल दे समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो फिर आते हैं यहां पे, देखिए समकोण त्रिभुज के लिए मान लेते हैं P, ये Q, ये R है, ठीक। यह P है, यह Q है, यह R है, ये मान लेते हैं A है और ये मान लेते हैं B है। पाइथागोरस प्रमेय से जब चलेंगे तो ये कर्ण है, तो लिखेंगे पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। तो पी आर इजिकल टू, जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो कड़ी में आ जाएगा, पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। देखिए जब हम वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस का चिन्ह होता है, लेकिन हम यहाँ प्लस माइनस इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि दूरी जो होती है वो ऋणात्मक नहीं होती है। प्लस माइनस चिन्ह होने का मतलब क्या, जब इसको सरल करेंगे तो एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे और एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। तो अगर ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो वो मान निगेटिव आ जाएगा, और याद रखिएगा हमेशा दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, अर्थात ये लंबाई को शो कर रहा है सर, और वो ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसलिए दूरी के संबंध में जब भी वर्गमूल लिया जाता है तो वहां पे माइनस नहीं रखते हैं, बोले तो प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लिया जाता है। तो पी आर इजिकल टू अंडर रूट पी क्यू का मान क्या है ए का वर्ग धन क्यू आर का मान क्या है बी का वर्ग, अर्थात पी आर के जगह क्या लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज का परिमाप ए प्लस बी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। यानी ये सब त्रिभुज का परिमाप है। आप कोई भी त्रिभुज का परिमाप देख रहे हैं, सबका तात्पर्य क्या है कि उन तीनों भुजाओं का योग होता है, ठीक है। अब परिभाषा आपको पता रहना चाहिए कि किस त्रिभुज की क्या परिभाषा है, और उसके आधार पे हम कैसे रखेंगे, ये खुद घर पे बैठ करके आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। आइए अब त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करते हैं। देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालते हैं। सपोज करिए त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा, त्रिभुज का अर्ध परिमाप इक्वल टू, देखिए यहां परिमाप था तो तीनों भुजाओं का योग लिखे, जब उसका अर्ध परिमाप पूछेगा तो मतलब इस पूरे में हम क्या करेंगे, दो से भाग दे देंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक फिगर बना दिया, इस फिगर को दो भाग में बांट दिया, तो ये पूरे का योग त्रिभुज का परिमाप होता है। अर्ध परिमाप का मतलब आधे त्रिभुज का। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, जो योग रहता है उस योग में दो से भाग दे देते हैं, अर्थात a प्लस बी प्लस सी बाई टू। और अर्ध परिमाप को हम प्रदर्शित करते हैं किससे, यश से, ये ध्यान रखें।
त्रिभुज का अर्ध परिमाप यस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, अर्थात त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग का क्या होता है, आधा होता है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हीरोन के सूत्र से होता है, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह हीरोन के सूत्र से क्या होता है, अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, ये उसका फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से। और एक होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, कोष्टक में इसको लिख सकते हैं क्या, शीर्ष लंब। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह भी सूत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल को दर्शाता है, यह भी सूत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल को दर्शाता है। अब ऐसा नहीं है कि इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो आंसर कुछ दूसरा आएगा और इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो आंसर कुछ दूसरा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों सूत्रों से आंसर सेम आएगा, बट रही बात जो लगाने के जो तरीके होंगे थोड़ा अलग होंगे। जैसे सिंपल वे में मैं बात करूं, सपोज करिए आपको अपने गांव जाना है, ठीक, आपको अपने घर जाना है, तो आपको अपने गांव तक पहुंचने के लिए कई रास्ते हैं, अनेकों रास्तों से आप अपने घर पहुंच सकते हैं। ठीक है, मीन्स ऐसा नहीं है कि आपको अपने गांव पे जाने के लिए सिर्फ एक रास्ते हैं, अनेकों रास्ते होते हैं। अब रही बात, चुनना आपको होता है कि किस रास्ते से हमें जाना है। कुछ रास्ते आसान होते हैं, कुछ रास्ते कठिन होते हैं। अगर बाउंडेशन नहीं है तो आप स्वेच्छा से किसी भी रास्ते से आप जा सकते हैं, आपकी मर्जी। उसी तरह से यदि इसमें पूछा नहीं है कि मतलब इस सूत्र से लगाना है, तो आप लगा सकते हैं इन दोनों सूत्रों में से किसी सूत्र का प्रयोग करके, आंसर तो आना ही आना है। बट रही बात, जो लगा रहे हैं वह तरीके से लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, कहाँ किसका इस्तेमाल करना है और कैसे करना है, ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर बाउंडेशन कर दे कि नहीं, मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हैरो सूत्र से ज्ञात करो, या हम एक सवाल ऐसे कर दें कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से ज्ञात करो। ठीक है, या इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए यहाँ पे हीरोन नहीं कहा तो आप लगा सकते हैं इसका। यहाँ पे देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, कुछ लड़के नहीं रखते हैं, किताब में दिया रहता है तो आराम से उसको लगा लेते हैं, लेकिन कल्पना करिए कि आपको सवाल बनाना है। सपोज करिए कि हम किताब का जितना सवाल है उतना तो लगा ही लिए, 4, 5, 10 जो भी दिया है उस पब्लिकेशन में आपने उतना लगा लिया, और भी यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप अपने दिमाग का जब इस्तेमाल उस सवाल के पीछे कर रहे हो तो इस बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा आप भी, और जो पब्लिशर्स हैं वो भी उस बात पे ध्यान दिए हैं। जब भी त्रिभुज की जो भुजाएं मानिएगा तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, इस बात पे विशेष ध्यान दीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम ऐसी भुजाएं मान लें और उसका योग जो हो वह मतलब क्या हो, 2 भुजाओं के योग मतलब योग से छोटा हो, तो इस स्थिति में त्रिभुज संभव नहीं है, यह याद रखिएगा। मीन्स यह परमेय है, त्रिभुज तभी संभव हो सकता है बनना जब त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो। किसी भी एंगल से जोड़े तो हम 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा पाएं। तो बनाते समय सवाल इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कोई भी विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी मेरे वीडियो को देख रहे होंगे या देखेंगे, चलिए हम एक क्वेश्चन उठाते हैं। सपोज करिए
त्रिभुज की, सपोज करिए एक त्रिभुज की 3 भुजाएं, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। सपोज कीजिए एक त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का परिमाप के साथ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए हम दोनों विधि से लगा के अब प्रूफ कर देते हैं कि आंसर सेम आता है। पहले तो हम ये ज्ञात करें, देखिए इसमें इस प्रश्न में 2 क्वेश्चन पूछ लिया है, एक ही प्रश्न में 2। एक पूछ दिया कि त्रिभुज का परिमाप आपको निकालना है और एक पूछ दिया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः क्या है, मान लेते हैं a बराबर 5 cm, b इक्वल टू 12 cm, c इक्वल टू 13 cm। अर्थात a बराबर 5 सेंटीमीटर, b बराबर 12 सेंटीमीटर और c बराबर 13 सेंटीमीटर है। आप क्या करेंगे, त्रिभुज का परिमाप, या हम ऐसे लिख लें त्रिभुज का अर्ध परिमाप, नहीं सॉरी, त्रिभुज का परिमाप पूछा है ना, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। तो क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग सूत्र होता है। तो लिख देंगे 5 cm धन 12 cm धन 13 cm, इन तीनों को जोड़ देंगे। 12 5 17 12 13 25 5 30 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज का परिमाप हो गया। यह आपका आंसर मिल गया। हमें क्षेत्रफल निकालना है। अब लिखेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप को हम किससे दर्शाते हैं, यश से। तो मतलब a धन b धन c/2, अर्थात पूरा कितना आया था 30 और बटे 2 बराबर क्या आया 15 सेंटीमीटर। अर्थात त्रिभुज का परिमाप, अर्ध परिमाप कितना आया 15 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां पे लिख लें कोष्टक में हीरोन सूत्र से। हीरोन सूत्र से क्या फार्मूला होता है, तो अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, ये फार्मूला होता है। अब इस सूत्र में जहां यस होगा वहां पे आप 15 लिखेंगे। कुछ लड़के क्या करते हैं, फटाफट में करने के चक्कर में वो 30 लिख देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में क्या बैठा रहता, त्रिभुज का परिमाप तो 30 आ गया। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यस परिमाप है कि अर्ध परिमाप है। त्रिभुज के परिमाप को हम 2s से इंडिकेट करते हैं और अर्ध परिमाप को यस से इंडिकेट कर देते हैं। तो वही बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, फटाफट लगाने के चक्कर में, जल्दी देने के चक्कर में गड़बड़ी कर देते हैं। तो जो यस है वो अर्ध परिमाप है, इसलिए जहां भी यस होगा वहां पे आप 15 रखेंगे, बोले तो 15, ठीक। और उसके बाद ए बी सी की वैल्यू है ही है, रख के देखते हैं क्या आंसर आता है। यस की वैल्यू क्या है 15, 15 माइनस यानी 15 माइनस 5, फिर 15 माइनस बी का मान 12, फिर 15 माइनस सी का मान 13। ये सब अंडर रूट में रहेगा, कड़ी में रहेगा, यानी 15 में से 5 गया 10, 15 में से 12 गया 3, 15 में से 13 गया 2। अब इसका हम फैक्टर करते हैं। 15 का फैक्टर करेंगे तो 3 गुणे 5, 10 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 5, 3 गुणे 2। देखिए जब भी इस तरह का मान आ जाए अंडर रूट में, तो जो जोड़ा बना लेता है वो बाहर हो जाता है। तो देखिए 2 बार आया, जोड़ा बना लिया, बाहर लिख देंगे। फिर 3 का देखिए जोड़ा बना लिया, बाहर लिख देंगे। फिर देखिए 5 का जोड़ा बना लिया, बाहर लिख देंगे। 2 3 6 5 30 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे भी क्या होता है ना, लड़के कुछ गलती कर देते हैं, मतलब उसका मात्रक नहीं लिखते हैं।
और आप मात्रक नहीं लिखेंगे तो आपका जो सवाल का जो आंसर माना जाता है वो गलत माना जाता है, वहां पे गलत मान लिया जाता है। कुछ लड़के क्या करते हैं फटाफट लिख करके दे देते हैं ऐसे आंसर, लेकिन कहा जाता है ना कि मैथ को लगाते समय पूरी सावधानी बरतनी होती है। कुछ लड़के क्या करते हैं फटाफट 30 सेंटीमीटर लिख देते हैं। याद रखिएगा जब परिमाप पूछे तो मतलब सेंटीमीटर में, मीटर में रहेगा तो अगर मान मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, ठीक है। अगर क्षेत्रफल में है तो वर्ग, सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में है तो वर्ग मिलीमीटर, ठीक है। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप पूरा का पूरा लगाए और आप यहीं पे आकर के जो यूनिट होता है, जो मात्रक होता है, वहां पे आकर के गलत कर दिए तो पता चलता है पूरा का पूरा बनाया क्या होता है, गलत हो जाता है। सपोज करिए आप बड़ी मेहनत करके सब्जी बना रहे हैं, पूरा मतलब रच दिए हैं कि आपके घर में कोई गेस्ट आए हैं और उसके गेस्ट को बेहतर देने के लिए, मतलब बेहतर भोजन देने के लिए आपने हर तरह का प्रयास किया, हर तरह का प्रयास किया, और उस प्रयास में आपने क्या कर दिया, या तो नमक ही ज्यादा डाल दिया या तो मिर्चा ही ज्यादा डाल दिया, तो पता चलेगा क्या, मतलब पूरा जो भोजन है उस पूरे भोजन का जो स्वाद होता है वो स्वाद क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। यानी कहने का अभिप्राय क्या है कि वो सब्जी क्या हो जाएगी, वो बेकार हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में जिनको आप देंगे वो क्या करेंगे, उस भोजन को नापसंद करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो उसके प्रति रिजल्ट देने वाले थे वह रिजल्ट उनको नहीं आपको नहीं मिल पाएगा। इसका कारण क्या है कि हमने हर एंगल से सावधानी बरती, लेकिन लास्ट में जाकर के हमने कुछ ऐसी गलती कर दी जिसका परिणाम हमें बेहतर नहीं मिल पाया। ठीक उसी तरह से आपने सब कुछ लगा दिया, सब कुछ झोंक दिया, हर कुछ आपने बेहतर दे दिया, लेकिन जब यहाँ यूनिट की बात आई, जब मात्रक की बात आई, आपने उसी जगह क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो इस स्थिति में एग्जामिनर हो चाहे आपके टीचर्स हों, ठीक है, चाहे वो जांचकर्ता हो, यहाँ पे आपके पूरे सवाल को गलत मान सकते हैं। आप बोलेंगे कि हम सही तो लगाए थे, लेकिन आपने उस पूरे मुद्दे में एक जगह ऐसा गलती कर दिया जिसके कारण वो पूरा का पूरा सवाल गलत हो गया। क्यों? क्योंकि वही एक ऐसा मेन पॉइंट है जो पूरे सवाल पे डिपेंड करता है। तो इसलिए जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनसे मेरी यही आग्रह है कि जब भी किसी सवाल को लगाएं तो पहले उसको समझ लें, तब लगाने का प्रयास करें कि कहां कैसे क्या रखना है। ओके, तो ये उसका आंसर हो गया। बोला था त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो, मैंने ला दिया 15 सेंटीमीटर, एक आंसर ये हो गया। सॉरी, परिमाप बोला था ना 30 सेंटीमीटर हो गया। फिर हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो जब तक हम अर्ध परिमाप नहीं निकालेंगे तब तक मेरा आएगा नहीं। तो अर्ध परिमाप मैंने निकाल के क्षेत्रफल निकाल दिया। ये तो हुआ हीरोन के सूत्र से। अब देखिए, अब हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरा लगा के चेक करते हैं। सपोज करिए हम एक फिगर बनाते हैं ABC। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है, 13 सेंटीमीटर। 100% एक त्रिभुज में अगर सबसे बड़ी भुजा है तो वो कर्ण ही मानी जाती है, या कोई सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो सकती है, ठीक है, यानी कर्ण ही किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। और सबसे बड़ा प्लस ये है कि ये त्रिभुज क्या बना रहा है, समकोण त्रिभुज बना रहा है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे, देखिए कभी भी किसी त्रिभुज का जैसे चेक करना हो कि कौन सा बनाएगा, सपोज करिए मैंने लिख दिया 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे आप जानेंगे, मतलब पहचानेंगे कि यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनेगा। एक एग्जाम्पल में ये उठाया, सपोज करिए एक त्रिभुज की ये 3 भुजाएं हैं, सबसे बड़ी भुजा ये है, इसको अलग से वर्ग करिए तो 5 का वर्ग क्या होगा, 25। अब क्या करिए ना, इसका भी वर्ग कीजिए, इसका भी वर्ग कीजिए और दोनों को जोड़िए। यदि जोड़ने के बाद इसके बराबर आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। तो 3 त्रिक 9 और धन 4 चौक को 16, 16 9 मिलकर कितना होगा, 25, जो इसके वर्ग के बराबर आ गया। अर्थात ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय जो लागू हुआ, उन्होंने एक नियम दिया, पाइथागोरस ने नियम दिया
कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब और आधार के बने वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर होता है। चलिए एक एग्जांपल और उठाते हैं। जैसे मान लीजिए 6 हो गया, 7 हो गया और 10 हो गया। सपोज करिए ये सबसे बड़ी भुजा क्या है, 10। 10 का वर्ग क्या होगा, 100। 6 का वर्ग क्या होगा, 36। 7 का वर्ग क्या होगा, 49। 9 6 15, 4 3 7 और 1 8। आप क्या देख रहे हैं, 100 से कम है। इस स्थिति में क्या होगा, यह समकोण त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल उठाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 2 ले लिया, एक ले लिया 12 ले लिया, और एक ले लिया 20 ले लिया। सपोज करिए तो 20 सबसे बड़ी भुजा क्या है, 20 की। 20 की हम 400 हो जाएगा, 12 पर हम 144 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। जोड़ोगे तो क्या आएगा भाई, 148। और हमें चाहिए कितना समकोण प्राप्त करने के लिए, 400। तो नहीं मिल पा रहा है। चेक करते हैं हम इसका भी हम चेक कर लेते हैं। 5 है, 12 है, 13 है। सबसे बड़ी भुजा कौन है भाई, 13। तो 13 का वर्ग क्या होगा, 169। 12 का वर्ग 144। 5 का वर्ग 25। कलेक्शन कर दो, जोड़ोगे तो क्या आएगा, 169, जो इसके बराबर है। अर्थात इस पूरे से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इस पूरे से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इससे यही निष्कर्ष निकल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं दी हो, ऐसे क्वेश्चन का अगर एक क्वेश्चन के रूप में मैं बना रहा हूं, सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि मतलब एक त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः इतना 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 है। अब मान आप भी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन लेते समय ये ध्यान देना है कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो। फिर रिवीजन करते हैं, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः इतना 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 है, सिद्ध करो कि यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। या ऐसे हम कहते हैं कि एक त्रिभुज की भुजाएं ये हैं, क्या यह समकोण त्रिभुज है, सत्य और असत्य कथन में छांटिए। या हम ऐसे कह सकते हैं, एक त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर की है। सपोज दैट, तो ज्ञात कीजिए कि क्या यह समकोण त्रिभुज है। आपको ज्ञात करना है तो है, अगर प्रूफ हो जाएगा तो है, नहीं प्रूफ हो पाएगा तो नहीं है। जैसे एक एग्जांपल और उठाते हैं कि एक त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है, एक त्रिभुज की भुजाएं सपोज करिए 6, 8 और 10 सेंटीमीटर की है। क्या यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, ज्ञात कीजिए या चेक कीजिए। तो आप पहले इसको चेक करेंगे, अगर वह नियम का समकोण त्रिभुज के नियम का पालन कर देता है तो वह समकोण त्रिभुज होगा, नहीं पालन कर पाएगा तो नहीं होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा हम कैसे चेक करेंगे, हम कैसे चेक करेंगे कि यह समकोण त्रिभुज है। तो देखिए, जब भी इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सिंपल एक नियम याद रख लेना है, मतलब एक तरह से दिमाग लगा लेना है, उन तीनों भुजाओं में चेक कर लेना है कि सबसे बड़ी भुजा कौन है। ठीक है, ये तो पता चल जाएगा भाई, 3 भुजा दिया ही रहेगा उसमें तो पता चल ही जाएगा कि बड़ी भुजा कौन है। उसका आपको वर्ग कर देना है, उसको साइड में रख देना है, बाकी के जो 2 भुजा बचेंगे उससे छोटे, उन दोनों का भी वर्ग कर देना है और उन दोनों को जोड़ देना है। और यदि उसका योग वो बड़ी वाली भुजा के वर्ग के मान के अगर बराबर आ जाता है तो समकोण है। एक बार और मैं रिवीजन करता हूं, कैसे आप चेक करेंगे। सपोज करिए एक त्रिभुज में हमें ये ज्ञात करना है कि ये समकोण है कि नहीं है। जैसे यही ये दिया था, हमें कैसे पता चला है कि ये समकोण है, तो मैंने आपको बताया और मैं 2-4 क्वेश्चनों के माध्यम से भी बता रहा हूं कि आप क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी भुजा होगी उस भुजा का आप वर्ग कर देंगे। ठीक, वर्ग करने के बाद उसको साइड में कर देंगे, बाकी के जो 2 भुजा होंगे उसका वर्ग करेंगे, वर्ग करके उसे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद यदि बड़ी वाली भुजा का जो वर्ग किए थे
उसके मान के अगर बराबर आ गया तो समझो समकोण त्रिभुज है। ठीक है। अब देखिए, अगर जिस विद्यार्थी को ना समझ में आ रहा हो तो क्या करें, कैसे उस वीडियो को देखेंगे, कैसे उनको समझ में आएगा, क्योंकि वहां उस वीडियो की पहले उतना आवाज सुन लें, उसके बाद उसको रोक लें, उस पर अमल करें कि सर ने क्या कहा, कैसे हम क्वेश्चनों को उठाएंगे, वहां पे कुछ क्वेश्चन उठा करके प्रैक्टिस करें, चेक करें। अब ये नहीं कि हाँ वीडियो बन गया, आपने देख लिया, हो गया, ऐसे नहीं, ऐसे करने से कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे वीडियो बनते हैं, ठीक है। आप अगर YouTube पे कोई वीडियो आ रहा है, अपलोड किया जा रहा है, चाहे किसी भी लोगों के माध्यम से, तो उसको देखें तो सावधानी पूर्वक देखें, उसमें आप भी प्रैक्टिस करें, जहां तक मेरा मानना है। तो आप यदि वीडियो मेरा देख रहे हो सृष्टि क्लासेस का चैनल पे यदि आप हैं, तो आप बड़ी सावधानी पूर्वक पढ़ें। मीन्स जब हम इस बात को बोलें, जब हम समझाएं, अगर आपको ना समझ में आए तो पहले उसको सुन लें, उसके बाद उसको स्टॉप कर लें, उतने बातों का अमल करें। यदि उस पर कोई क्वेश्चंस बनता हो आपके दिमाग से, तो रब पर खूब बाकायदे से प्रैक्टिस करें, फिर आप आगे बढ़ें। यदि ऐसे आप करेंगे, यदि आप कोई भी विद्यार्थी इस तरह से काम करेगा, तो मैं निश्चित कह सकता हूं कि वह एक बेहतर एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। आने वाले कल में वह एक अच्छे कॉम्पिटिटिव लेवल का स्टूडेंट बन सकता है। ठीक है, आइए हम सवाल पे आते हैं। तो यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ 12 सेंटीमीटर, यहाँ 30 सेंटीमीटर मैंने चेक करके बता दिया कि यह समकोण त्रिभुज है। सिंपल सी बात, 13 का वर्ग 169, 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, 144 और 25 को जोड़ेंगे तो 13 के वर्ग के बराबर आ जा रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है। ओके, तो मतलब ये मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ये मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर, और ये मान लेते हैं मेरे भाई 13 सेंटीमीटर। ठीक, अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा दें। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला होता है समकोण त्रिभुज का। देखिए, जब छतरी में 6 बना के उस पे 1 अमंतर और 0 लिख दिया जाए तो उसका मतलब समझ जाइएगा क्षेत्रफल होता है। ठीक है, क्षेत्र क्षेत्रफल। तो 1/2 गुणे आधार, इस फिगर में आधार का काम कौन कर रहा है, BC, और गुणे ऊंचाई का काम कौन कर रहा है, AB। 1/2 गुणे BC का मान 12, AB का मान 5, इससे काट दीजिए 6 बार में, 6 पचे 30, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग में होता है। तो चूंकि मान किसमें दिया है, सेंटीमीटर में दिया, इसलिए हमने क्या लिख दिया, वर्ग सेंटीमीटर। आप क्या देखें कि इस सवाल को अगर हम हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो भी, और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा के ज्ञात कर रहे हैं तो भी, दोनों से उत्तर क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालते हैं तो हीरोन के सूत्र से भी वही आंसर आएगा जो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल से आएगा। माना कि आप कोई फिगर है, उसमें समकोण त्रिभुज नहीं दिया है, तो आप उस शीर्ष से वहां पे परपेंडिकुलर डाल करके निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको। सपोज दैट, मान लीजिए हमने एक ऐसे फिगर बना दिया, यहां पे लिख दिया MNP। सपोज करिए एक त्रिभुज मैंने बनाया MNP, और इसका मैंने मान दे दिया 5, इसका मैंने मान दे दिया 10, इसका मैंने मान दे दिया 12। सपोज करिए और कह दें कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो हीरोन के सूत्र से निकाल दीजिए। अगर आप कल्पना करिए कि आप निकालना चाहते हैं कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई से, तो आप यहां से क्या करिए ना, इस पे लंब डाल दीजिए, इस पे लंब, फिर लंब डालेंगे शीर्ष लंब,
तो उसको निकालने के लिए आप समकोण त्रिभुज वाला फार्मूला लागू कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहां से इस पे लंब डाला, ठीक, तो ये क्या होगा, शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पे जब लंब डाली जाती है तो उस आधार को दो भाग में बांटता है। तो इससे क्या होगा, देखिए ये फिगर गलत है, ये फिगर गलत है, इस पे नहीं हो पाएगा। बस ये क्लियर करिए, मैं एक फिगर बना के दे रहा हूं क्योंकि मान गलत माना गया है। ये फिगर है पी क्यू आर। सपोज करिए यहां पे परपेंडिकुलर नहीं है, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, तीनों भुजाएं दिया हुआ रहेगा, शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पे आप लंब डाल देंगे। जब लंब पड़ जाएगा तो इसका मान आप निकाल लेंगे। भाई इसका मान दिया रहेगा, इसका मान दिया रहेगा, इसका मान दिया रहेगा, तो आप इसका मान निकाल लेंगे। और जब इसका निकल जाएगा तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई वाला सूत्र लगा के निकाल लेंगे। वही आंसर मिलेगा जो आंसर आप हीरोन के सूत्र से लगा के चेक करेंगे। ठीक है, तो दोनों आंसर क्या होंगे, सेम होंगे। एक अगला चीज, जैसे सपोज करिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो। कल्पना करिए कि मान लीजिए ये एक चतुर्भुज है, आपसे कोई पूछे कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। भाई चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, चतुर्भुज 5 प्रकार के होते हैं मुख्य तौर पे। कौन कौन, एक वर्ग होता है, एक आयत होता है, एक समांतर होता है, एक समलंब होता है और एक समचतुर्भुज होता है। मींस ये 5 होते हैं। पांचों का डिफिनेशन अलग अलग होता है पहचानने का। अब ये पांचों चतुर्भुज, क्योंकि ये चतुर्भुज के ही आकृति के बनते हैं, मतलब इसमें 4 भुजाएं ही होती हैं, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं, चतुर्भुज में 4 भुजाएं, पंचभुज में 5 भुजाएं, खटभुज में 6 भुजाएं, अष्टभुज में 8 भुजाएं। परिभाषा हम दे सकते हैं, जैसे अष्टभुज किसे कहते हैं, आप बोलोगे 8 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को अष्टभुज कहते हैं। खटभुज किसे कहते हैं, 6 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को खटभुज कहते हैं। पंचभुज किसे कहते हैं, 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को पंचभुज कहते हैं। चतुर्भुज किसे कहते हैं, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्लियर, तो हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक हीरोन के सूत्र में, हीरोन के चैप्टर में हमें कल्पना कीजिए कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो, सपोज करिए, तो कैसे निकालेंगे। क्योंकि चतुर्भुज का क्षेत्रफल का कोई फार्मूला है नहीं, क्योंकि आयत में आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला है, फिर वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला है, समलंब के क्षेत्रफल का फार्मूला है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है, बट चतुर्भुज के क्षेत्रफल का तो फार्मूला नहीं है ना। और जबकि चतुर्भुज इन्हीं पांचों को कहते हैं। अब आ गई बात सपोज करिए चतुर्भुज, ठीक है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, उस चतुर्भुज में आप एक विकर्ण खींच देंगे। विकर्ण मतलब ये, ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 त्रिभुज में बट जाएगा। जब एक विकर्ण खींच देंगे, चाहे एसी विकर्ण लीजिए चाहे बीडी विकर्ण लीजिए, जब उसको आप बना देंगे तो एक विकर्ण उस चतुर्भुज को कितने भाग में बांट देता है, 2 भाग में बांट देता है। और किस रूप में, तो त्रिभुज के रूप में। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक चतुर्भुज में एक विकर्ण लेने पर वह चतुर्भुज 2 त्रिभुजों में बट जाता है। अर्थात एक चतुर्भुज में एक विकर्ण 2 त्रिभुज में परिवर्तित कर देता है। अब करते क्या हैं, सपोज करिए मान लीजिए इसका 5 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर की भुजा है, ये 10 सेंटीमीटर की भुजा है, ये 12 सेंटीमीटर की भुजा है, कल्पना करो, ठीक है। और ये मैं विकर्ण मान लिया 15 सेंटीमीटर का, ठीक है, सपोज करो। अब ये चेक करने में पता चलेगा कि सवाल सही है कि नहीं है, क्योंकि ये अपने मन से मैंने रखा है, ठीक। तो इसमें आपको क्या करना है, सपोज करिए इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आप एक विकर्ण 15 सेंटीमीटर का खींचे, तो आप पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, ACD का क्षेत्रफल निकाल लेंगे,
इन दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, निष्कर्ष क्या निकला, जब किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसमें क्या करते हैं, सर्वप्रथम उस चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में परिवर्तित करते हैं, एक विकर्ण के माध्यम से उसे दो त्रिभुज में बांटते हैं, उसके बाद उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालते हैं, प्राप्त क्षेत्रफलों को जोड़ देते हैं, इस तरह से वह चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। जैसे कह दिया जाए शब्दों में, एक क्वेश्चन में बोला हूं, सपोज कीजिए कि एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने की विधि लिखिए। एक आप सब समझ रहे हैं कि एक चतुर्भुज में हम एक विकर्ण खींच देंगे और दो त्रिभुज में बढ़ जाएगा और हम फटाफट उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उन दोनों को जोड़ देंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन कह दे कि नहीं, इसको लिखिए, कैसे कैसे बना रहे हैं उसको लिखिए। तो ये भी लड़कों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि कैसे लिखें। कुछ लड़के समझ तो जाते हैं लेकिन उसको व्याख्या नहीं कर पाते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या होती है बच्चों के लिए, और ये भी आपको प्रैक्टिस करना होता है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन बोला ना कि एक चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने की विधि ज्ञात लिखिए, या हम ऐसे कह सकते हैं, एक चतुर्भुज के द्वारा त्रिभुजों के द्वारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने की विधि लिखिए। अथवा हम ये कह सकते हैं, एक चतुर्भुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए क्या क्या करने होते हैं। मतलब सबका मतलब यही हुआ कि एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम लिखने की विधि हम बता रहे हैं, आप लोग भी अपने अपने माध्यम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक चतुर्भुज, सर्वप्रथम एक चतुर्भुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए मीन्स उस चतुर्भुज में एक विकर्ण खींचते हैं। एक विकर्ण खींचने के बाद वह चतुर्भुज दो अलग अलग त्रिभुजों में बट जाता है, मतलब एक ही में सटे रहता है लेकिन दो अलग अलग त्रिभुज हो जाते हैं। मतलब एक चतुर्भुज में एक विकर्ण खींचने पर दो त्रिभुज प्राप्त होते हैं। उन दोनों त्रिभुजों का बारी बारी से क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। प्राप्त क्षेत्रफलों को, मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं, प्राप्त उन दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ते हैं। इस तरह से प्राप्त क्षेत्रफलों के योग को ही उस संपूर्ण आकृति, बोले तो संपूर्ण आकृति किस रूप की है, चतुर्भुज की, तो प्राप्त संपूर्ण चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। इसी तरह से आप अपने शब्दों में कलम और कॉपी लेकर के लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, जब आप घर पे बैठ करके जब वीडियो आप देखें तो आप कॉपी और किताब ले करके बैठें, ताकि जहां पे लगे कि यहाँ पे हमें लिखना चाहिए तो वहां लिख लेना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपको देखना नहीं है कि ये सवाल कैसे लगेगा, ये सवाल कैसे आया, ऐसे नहीं। ठीक है, वो तो करना ही करना है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको कुछ पाना है ना पढ़ के। तो ये तभी संभव है जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे। अब ये नहीं है किसी टॉपिक का 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने से आप विधाता हो गए, आप महान हो गए, आप ब्रिलियंट हो गए, ऐसा नहीं है। जितना ज्यादा से ज्यादा आप किसी भी टॉपिक पर प्रयास करेंगे उतना ही आपको रिस्पांस मिलेगा। ठीक है, होता है ना कि करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। यानी यदि आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो जो कठिन चीजें हैं वो आसान हो जाएंगे। तो आप एक बार क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसकी विधि लिखें, उसको सही शब्दों में लिखें। जैसे लिखते समय बहुत सारे अक्षर मिस्टेक होते हैं, शब्द मिस्टेक होते हैं, तो इस तरह से वाक्य सटीक नहीं बैठता है। तो जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो लिखने की भी आदत सी बन जाएगी। ओके,
या ध्यान दीजिएगा, एक मैं परमे बता रहा हूं, अब एक थोड़ा सा मैं कुछ परमे बता दूं। परमे क्या, एक त्रिभुज से रिलेटेड। सपोज करिए यह त्रिभुज है ए बी सी, परमे आबलिक सूत्र हम ये कह सकते हैं। क्या लिखेंगे अब यहां पे, कितना लिख सकते हैं? पहला, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। एक पर में आपका ये हुआ कि एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। आता है इस तरह से। अगला होता है त्रिभुज के बहिष्कोण का मान सुदूर स्थित अंतः कोण के योग के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे बना के बढ़ा दिया, यानी बीसी रेखा को क्या किया, आगे की तरफ बढ़ाया, तो ये डी हो गया और ये क्या काम करेगा, इस त्रिभुज के लिए बहिष्कोण का काम करेगा, बाहर के कोण का काम करेगा। तो मीन्स क्या बोलेंगे कि इस बहिष्कोण का मान इसके और इसके कोण के योग के बराबर होगा। अब हमने तो एक लाइन बता दिया कि ये, अब आप जब देखेंगे वीडियो, जब प्रैक्टिस करेंगे तो और दिमाग लगाएंगे, क्या इसी जगह फिगर बनता है क्या, कि कुछ और जगह बनता है। तो इस तरह से दिमाग आप सभी लोगों को लगाना है जो भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे। मैंने यहाँ पे बना दिया, अब आप भी प्रैक्टिस करिए। क्या और भी कहीं नहीं बन सकता है? क्या बन सकता है। आप इधर बढ़ा दीजिए, बन सकता है, आप इधर बढ़ा दीजिए, ऐसे बढ़ा दीजिए, ठीक है। फिर इसको क्या करें, ऐसे बढ़ा दीजिए यहाँ पे। तो अनेक रास्ते मिलेंगे जब उस रास्ते को आप सर्च करेंगे तो, नहीं तो मीन्स कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगली स्टेप, एक पर में ये मिलेगा कि त्रिभुज के बहिष्कोण का मान सुदूर स्थित अंतः कोण के योग के बराबर होता है। दो पर में मेरा मिला। अगला पर में ये कि समकोण त्रिभुज में, जैसे मान लीजिए हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया ए बी सी, यहां पे ही 90 डिग्री बन रहा है, बोले तो 90 डिग्री यहां पे बन रहा है, तो ये कर्ण का काम करेगा। तो इस शीर्ष से समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा के शीर्ष बिंदु से इस कर्ण पर जो लंब डालते हैं, जैसे ये लंब डालते हैं ना, तो ये लंब क्या करती है, इस कर्ण को दो बराबर भागों में बांट देती है। अर्थात एक पर में और मिलता है कि किसी समकोण त्रिभुज में शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब कर्ण को दो बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, क्लियर।